ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 540 के बारे में। ऐसे 540 बात क्या करता है, तो ऐसे 540 का नाम है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। मतलब क्या बोल रहा है, आपको ऑडिटिंग करना है, किसका करना है, अकाउंटिंग के एस्टिमेट्स का करना है। तो जब आपने एस्टिमेट्स लिए होंगे तो आपने फेयर वैल्यू का एस्टिमेट्स लिया होगा, अकाउंटिंग के एस्टिमेट्स लिए होंगे और उनके डिस्क्लोजर्स को चेक किया होगा। तो सबके बारे में आपको क्या करने जाना है, यहाँ पे चेक करने जाना है। अब देखो, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैनेजमेंट है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अपने यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा है। तो जब वो अकाउंटिंग कर रहा होगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, कुछ कुछ चीज़ों का अजम्पशन लेता है, कुछ कुछ चीज़ों का क्या करने जाता है, एस्टिमेट लेने जाता है। जैसे अपने बात करने जाएँ कि किन चीज़ों का एस्टिमेट लिया जाता है, तो जैसे डाउटफुल अकाउंट्स हो गए, इन्वेंट्री के लिए हो गया, वारंटी का हो गया कि भाई नेक्स्ट टाइम हमें वारंटी का कितना प्रोविजन बनाना है, डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट हो गया, प्रोविजन हो गया कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट के लिए प्रोविजन बनाना रहता है, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आउटकम क्या आएगा उसके लिए बनाना रहता है। कोई लिटिगेशन के सेटलमेंट के लिए हमें कुछ क्या बोलते हैं, उसके लिए हमें क्या करना रहता है, उसके लिए हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने रहते हैं। पर ये वाले जो सारे प्रोविजंस मैंने एग्जांपल दिए ना, ये सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे रिस्क क्या होता है, कम होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको अपने बोलने जाते हैं लो रिस्क एरिया वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। पर कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फेयर वैल्यू से लेकर रिलेटेड कोई हमने क्या करा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसका कोई ओपन मार्केट नहीं मिल रहा या कोई एक्टिव मार्केट नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या करा होगा, उसके लिए एस्टिमेट लिया होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट मुझे करने जाना है, उसके लिए मैंने क्या किया होगा, कोई अजम्पशन लिया होगा। कोई असेट है वो, या फिर कोई प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट है, उसको मैंने क्या करा है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल करके रखा है, तो उसको किस पे रिकॉर्ड करने जाते हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने जाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हम कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे हमने कुछ असेट्स और लाइबिलिटी को एक्वायर किया होगा, तो उनका फेयर वैल्यू के लिए हमने अजम्पशन मारा, एस्टिमेट्स लिया होगा। कोई इंटेंजिबल असेट आई है, जैसे गुडविल आया है या कुछ आया है, तो उसके लिए हमने एस्टिमेट्स लिया होगा। या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जिसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन था ही नहीं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्या लिया होगा, इन सब चीज़ों के लिए एस्टिमेट लिए होंगे। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं था। क्योंकि मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा रिस्क भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई हम एस्टिमेट्स लेते हैं, तो जब हम एस्टिमेट्स लेने जाते हैं तो वो पे डिपेंड करता है कि कुछ एरिया ऐसे होंगे जिनमें एस्टिमेट्स लेने में आपका रिस्क कम होगा और कुछ एरिया ऐसे होंगे जिनमें एस्टिमेट्स लेने में आपका रिस्क ज़्यादा होगा। अब हम एस्टिमेट्स बोल रहे हैं, तो एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, तो एस्टिमेट्स का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं। और किस चीज़ के लिए अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं, कि भाई एक मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल पाए, अगर हमारे पास क्या है, उसका एग्जैक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है तो, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन क्या बन गई कि हम क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं किसका, मॉनेटरी अमाउंट का, जब हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू या प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है तब, ठीक है। उसको अपने क्या बोल देंगे, उसको अपने बोल देंगे क्या बोल देंगे अपने उसको बोल देंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। अब एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने जाओ कि भाई जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए गए हैं वो सारे क्या है, रीजनेबल हैं, उनके लिए आपने उनके लिए रिलेटेड डिस्क्लोजर दिए गए हैं, और वो जो रिलेटेड डिस्क्लोजर आपने दिए हैं वो क्या है, वो एडिक्वेट है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हुए हैं डिस्क्लोजर के साथ वो सही बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर क्या करने जाना है, ऑडिटर को ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब इतनी बात करी गई। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया, कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको एस्टिमेट लेना पड़ता है। अब अच्छा, अगर हम बात करने जाएँ कि हम एस्टिमेट लेते हैं, तो हम एस्टिमेट लेते क्यों है। आप देखो, सबसे पहले करेंट में मुझे ना कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने जाना है, इतने सारे एग्जांपल लिए, तो कोई किसी भी चीज़ का, जैसे टैक्स प्रोविजन का लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने जाना है, ठीक है, जिसके पास आज मेरे पास कोई फैक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, फिर उसके लिए कुछ एस्टिमेट्स लेने जाऊँगी। अब जब हम वो एस्टिमेट ले रहे होंगे तो कैसे एस्टिमेट्स लेने जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास अवेलेबल डेटा, पास का डेटा, हमारे पास कोई अग्रीमेंट होगा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बुक करने जाता है, तो उसके लिए अग्रीमेंट हो गया। कोई एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हो, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड देख सकते हो, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए अपने देखने जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस देख सकते हो, या फिर ये सब चीज़ अपने अजम्पशंस लगा सकते हो। ये सब चीज़ों को आप देख के क्या करोगे, फिर आप अपना एस्टिमेशन लगाने जाओगे, ठीक है। अब जब आप एस्टिमेशन लगाने जाओगे तो क्या उससे आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा, कि आपने बोला कि अच्छा इतना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होगा तो क्या इतना ही होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपके प्रोविजन के अमाउंट से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो क्या ये जो अमाउंट अलग आया, क्या हम इसको मिस स्टेटमेंट बोल सकते हैं, नहीं, ये कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है,
ठीक है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने मिसस्टेटमेंट नहीं बोलने जाएंगे अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई ये जो हो रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या है, तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के कारण डिफरेंस आ रहा है इन सिंपल। ठीक है, तो हमने इतनी बात की। फिर इसके बाद फिर हमें देखने जाना है कि भाई ऐसे कौन से हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं जिनमें हमारा एस्टिमेशन का डिग्री ज़्यादा है और कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे हैं जिनमें हमारा एस्टिमेशन का डिग्री कम है। तो इन सिंपल बोला जा रहा है कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा अनसर्टेनिटी ज़्यादा और कम हो सकता है, वो आप कैसे देखने जाओगे। तो कुछ फैक्टर्स बोले गए हैं, जैसे अगर कहीं पर आपका जजमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो हो गया, कहीं कोई जगह पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो हो गया, आपके पास मेजरमेंट का टेक्निक अवेलेबल नहीं है तो उसके कारण वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका ज़्यादा चांसेस है कि भाई वहाँ पे आपका डिग्री ऑफ एस्टिमेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आप फोरकास्ट जो करने जा रहे हो ना, वो बहुत लंबे पीरियड के लिए फोरकास्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एस्टिमेशन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। आपके पास रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है या जिसके बेसिस पे आपके एस्टिमेशन कर रहे हो वो डेटा उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा है, आपने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं ना, वो आपने जो डेटा, जिस भी डेटा के ऊपर लेके आपने एस्टिमेट्स लिए हैं वो कोई पास डेटा था या फिर ऐसा कोई डेटा था जो प्रॉपर इनपुट सोर्स से आया या नहीं आया आपको नहीं पता। तो ये कुछ चीज़ें जिनके बेसिस पे अपने क्या करने जाएंगे, देखने जाएंगे कि भाई कहाँ पे कितना एस्टिमेशन हो रहा है। तो क्या क्या बोला कि भाई आप जो एस्टिमेशन लेने, अगर इन सिंपल बोले तो अगर रूटीन ट्रांजेक्शन होगा तो उधर कम है, पर अगर हाँ कोई हमारा ऐसा या फिर नॉन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे हमारा एस्टिमेशन कम हो जाएगा। रेडीली अवेलेबल डेटा है तो वहाँ हमारा एस्टिमेशन कम हो जाएगा। मेजरमेंट का मेथड अवेलेबल है तो हमारा वहाँ पे एस्टिमेशन कम हो जाएगा। और हमारे पास मेजरमेंट का मॉडल वेल नोन हमारे पास अवेलेबल है तो वहाँ कम हो जाएगा। इसी के रिवर्स में बात करें कि जजमेंट लग रहा है, मेजरमेंट का टेक्निक नहीं है, आपके पास कोई ऐसा इंडिकेटिव नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंसेस निकाल सको, या फिर कोई आपके पास मॉडल अवेलेबल नहीं है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, या फिर रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इन सारे केसेस में क्या होगा, इन सारे केसेस में आपका अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद बात की गई है कि ऑडिटर का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ऑडिटर को ये चेकिंग करने जाना है तो उसके लिए उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी किस चीज़ की, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और असेस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। सबसे पहले ये बोला गया। ठीक है, अब जब वो अंडरस्टैंडिंग लेने जाएंगे तो वो क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि भाई हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हमें कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने पड़ेंगे, जहाँ कहाँ पे हमें उनके रिलेटेड डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जो हम उसके बाद समझने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट है ना वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि भाई उनको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की कहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। जब हम ये चीज़ समझने जाएंगे तो उस टाइम पे हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी करेंगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि भाई आपको इधर अकाउंटिंग एस्टिमेट लेना है, क्या आपने लास्ट टाइम कुछ ऐसे एस्टिमेट्स लिए थे जो इस बार नहीं लिए, या आपने कोई नए एस्टिमेट्स लेने गए, तो हम ये करेंगे। फिर उसके बाद क्या करने जाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का। अभी समझ ही रहे हैं ना, अभी अंडरस्टैंडिंग ही ले रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमने फ्रेमवर्क समझा कि भाई फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा मैनेजमेंट कैसे समझ रही है वो देखा। फिर मैनेजमेंट कैसे उसका प्रोसेस ले रही है तो वो देखा। तो जब आप प्रोसेस देखने जाओगे तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो आप देखोगे कि भाई क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या मॉडल यूज़ कर रहे हैं जब अपने अकाउंटिंग के एस्टिमेट समझ रहे हैं उस टाइम पे। दूसरा, क्या रेलेवेंट कंट्रोल्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्या कोई हमने एक्सपर्ट का हेल्प लिया है या नहीं लिया है, क्या कोई अजम्पशन लिए गए या नहीं लिए गए हैं, क्या कोई प्रायर पीरियड के हिसाब से कोई चेंजेस करे गए या नहीं करे गए, क्या कोई अनसर्टेनिटी हमारा हो रहा है एस्टिमेशन के में। अगर अनसर्टेनिटी आ भी रहा है तो मैनेजमेंट उसके साथ कैसे डील कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम चेक करने जाएंगे जब हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है किसका, कि भाई यहाँ पे कितना रोमम है वो। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ों को चेक करा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। अब क्या अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको करना पड़ेगा इंक्वायरी। ठीक है, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ही इंक्वायरी करना रहेगा। तो जब हम इंक्वायरी करने जाएंगे तो क्या क्या पूछेंगे कि भाई उनसे पूछेंगे क्या कोई नए टाइप के ट्रांजेक्शन में आए हो। पुराने जो होंगे वो तो ऑलरेडी हमें पुराने रिपोर्ट्स भी दिख जाएंगे, पर हम क्या देखेंगे क्या कोई नया एस्टिमेशन भी लिया है। तो क्या कोई नया एस्टिमेशन अगर लेना है तो उसके लिए क्या कोई नए टाइप के ट्रांजेक्शन में आप आए हो। दूसरा, क्या आपने टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज किया, मतलब पहले वारंटी के लिए कुछ और था अभी कुछ और है, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या। क्या आपने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है क्या कोई रेगुलेटरी या फिर कोई दूसरा चेंजेस आया है क्या मैनेजमेंट के अंदर, या कोई दूसरी नई कंडीशन अकर हुई है क्या। तो हम ये सारी चीज़ें पूछने जाएंगे मैनेजमेंट से जब हम देखेंगे कि भाई वो कैसे डील करने जाती हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लिया। अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए
लॉ का रिक्वायरमेंट देखा, एफआरएफ का रिक्वायरमेंट देखा। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछने गए, तो मैनेजमेंट का पूछा तो क्या क्या पूछा वो चीज़ें। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई क्या प्रोसेस रहता है मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को समझने के लिए, इतना देखा। अब इसके बाद क्या करने जाना है, इसके बाद अब आपने इंक्वायरी कर लिया, इंक्वायरी करने के बाद आप क्या करोगे, एवेल्युएट करने जाओगे, चेकिंग करने जाओगे। तो जब आप एवेल्युएट करने जाओगे तो आप ये देखोगे कि भाई क्या मैनेजमेंट ने कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन भी लगा के रखा है, और अगर लगा के रखा है तो उसका आउटकम क्या आया था। क्या जो अजम्पशंस लगा के भी रखे हैं मैनेजमेंट ने वो रीजनेबल है या नहीं। भाई वो बोल रहे हैं कि 10% के हमारे बैड डेट्स होंगे या 10% का प्रोविजन होगा, तो क्या वो 10% जो अमाउंट वो निकाल के लाए वो उनका रीजनेबल है या नहीं है। क्या जो मैनेजमेंट का इंटेंट था वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है अजम्पशन के रीजनेबलनेस के साथ, वो आप चेक करोगे। इसके बाद आप देखोगे क्या कोई ऐसा है जो ऐसा कोई अनसर्टेनिटी है जो मैनेजमेंट ने एड्रेस ना किया हो, मैनेजमेंट ने उस एस्टिमेशन का इफेक्ट कंसिडर ही नहीं किया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर लेट्स से मैनेजमेंट ने ये बोला, आप एज एन ऑडिटर चेक करोगे और फिर आप क्या करोगे, एक रेंज डेवलप कर लोगे कि भाई हमारे हिसाब से ये होना चाहिए और उन्होंने ये करा, तो वो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या करने जाओगे, आप एक रेंज निकालने जाओगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें करके अपने क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को चेक करके अपने एक एज एन ऑडिटर हमारा ये पूरा प्रोसेस रहेगा। जब हमें क्या करना होगा, हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए चेकिंग करना होगा तब। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लिया, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए 3 काम किए, एफआरएफ, उसके बाद मैनेजमेंट से पूछा और उसके बाद मैनेजमेंट का प्रोसेस समझा। फिर उसके बाद क्या करने गए, हम इवैल्यूएशन करने गए कि भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को इवैल्यूएशन करेंगे ताकि देखें कि भाई कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब हमें क्या, अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि भाई जो मैनेजमेंट हमें नहीं बताए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से कि भाई जो भी मैनेजमेंट है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उनसे हम क्या कहेंगे कि भाई एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो कि भाई आपने क्या करे हैं, सारे जो भी अजम्पशंस लिए हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए वो सारे रीजनेबल है और आपने हमें क्या करा है वो सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, इसके साथ के साथ फिर क्या बोला गया है कि जब आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने जाओगे ना, तो वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो चीज़ क्या कि भाई जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ना वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किए गए हैं और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा होगा, तो रिप्रेजेंटेशन में लिखा होगा कि भाई उन्होंने मेजरमेंट का प्रोसेस क्या लिया था, उन्होंने अजम्पशंस कैसे लिए, उन्होंने मॉडल्स क्या यूज़ करे हैं, मैनेजमेंट का क्या इंटेंट था, मैनेजमेंट की क्या एबिलिटी थी जब वो ये लोग ये पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, जो डिस्क्लोजर दिए गए हैं वो पूरे कंप्लीट हैं, अप्रोप्रिएट है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, कोई भी सब्सिक्वेंट ऐसा इवेंट नहीं आया है जिसके लिए क्या है एडजस्टमेंट करना पड़े इन दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये कब बोलने जाएंगे, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन में बोलने जाएंगे अगर प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए हुए हैं तो। देखो अभी हमने ऑडिट प्रोसीजर की बात की ना, तो हमने क्या बोला था, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद एवेल्युएशन करेंगे। अब एवेल्युएशन करने पे एक सीन तो क्या हुआ कि भाई एवेल्युएशन करने पे सब कुछ सही निकला, सब कुछ सही निकला, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या लेना है वो हमने बात कर ली। तो सेकंड क्या बोला हुआ है, सेकंड बोला हुआ है कि अगर आपने एवेल्युएशन किया और आपने देखा कि भाई जो एवेल्युएशन करने के बाद आपको पता चला कि भाई जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए गए हैं वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं या फिर प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तो उसके केस में आप क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे। तो फिर आप रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये लिखवाओगे कि भाई मैनेजमेंट का क्या बेसिस था, किस बेसिस में उन्होंने क्या करा है, रिकॉग्नाइज किया है और डिस्क्लोज किया है अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, और उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है और क्यों वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मैच नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप उस चीज़ का रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे। दूसरा आप ये लोगे कि भाई मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो फेयर वैल्यू के रिलेशन में जो उन्होंने प्रिजम्पशन लिए हैं उससे उसको जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको वो कैसे ओवरकम करने जाएगी, उनका क्या उसमें रोल होगा। तो वो तो सेकंड अपने मतलब क्या बोला गया है, तो 2 देखा गया है कि भाई क्या जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट ने जो भी बेसिस के ऊपर ये डिसीजन लिया है कि भाई मुझे ऐसे रिकॉग्नाइज करना है, ऐसे डिस्क्लोज करने जाना है, तो क्या वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था, पहली चीज़ वो। दूसरा क्या जो प्रिजम्पशंस उन्होंने लिए मैनेजमेंट ने रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ों के बेसिस पे अपने को क्या लेना है, इन 2 चीज़ों के बेसिस पे हमें उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने जाना है। अब क्या बोला है नेक्स्ट चीज़, देखो जब हम नाम पढ़ रहे थे ना, तो उस नाम में क्या लिखा हुआ था कि हम लोगों को फेयर वैल्यू चेक करने जाना है या फिर हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक करने जाना है। तो जब हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक करेंगे तो हम तो करेंट ईयर के लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक कर रहे हैं, पर
आप कैसे चेक कर सकते हो कि भाई जो एस्टिमेट्स लिए हैं वो ठीक लिए नहीं लिए? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है ना कि आप प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक कर लो। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर में एस्टिमेट्स लिए थे, उसका तो इस साल में रिजल्ट आया होगा ना। जैसे मान के चलो उन्होंने लास्ट ईयर में प्रोविजन बना के रखा 10% का, तो वो तो चीज़ आपको इस साल में दिखेगी ना कि भाई एक्चुअली में 10% का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्चुअली में 10% के बैड डेट्स हुए हैं या नहीं हो रहे। तो वो चीज़ आप प्रायर पीरियड का जब डेटा चेक करने जाओगे ना, तो उससे आपको क्या है, इस साल के एस्टिमेट्स लेने में भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप रिव्यू कर सकते हो प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। क्यों रिव्यू करने जाओगे? ताकि आप क्या कर पाओ, अभी के जो भी आपको एस्टिमेशंस लेने हैं उनको आप क्या कर पाओ, अच्छे से देख पाओ कि भाई क्या करना है, डिफरेंसेस आ रहे थे तो क्यों आ रहे थे, उनको आप फिर उस हिसाब से उनके रीजंस वगैरह ढूंढ पाओ। ठीक है, जब आप ये लेने जाओगे तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा कि भाई कैसे इफेक्टिवनेस रही थी, क्या कितना इफेक्टिव रहे थे मैनेजमेंट के प्रायर पीरियड के एस्टिमेशन। ठीक है, तो वो इफेक्टिवनेस चेक करना है। दूसरा क्या चेक करने जाएगा, क्या उनको कुछ री एस्टिमेशन करने का जरूरत पड़ रहा है क्या? प्रायर पीरियड का जब आपने डेटा देखा, आपको आपने बना के रखा था 10%, फिर आपने देखा कि नहीं नहीं भाई 10% तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा 8% से काम चल जाएगा, तो ये क्या करना पड़ रहा है, इस बार के लिए आपको फिर उसको री एस्टिमेट करना पड़ रहा है। तीसरा, आप ऐसे कुछ मैटर्स भी देख सकते हो जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ हमें एडिशनली और डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो वो भी आपको कब पता चलेगी, जब आप प्रायर पीरियड का डेटा देखोगे तब। ठीक है, इसके बाद जब आप रिव्यू कर रहे होगे ना प्रायर पीरियड का डेटा, तो आपको ये भी देखने में हेल्प हो जाएगा, आपको इस चीज़ में भी असिस्टेंस मिल जाएगा, क्या मैनेजमेंट कहीं पे बाइसनेस नहीं दिखा रही थी। एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन तो मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मैनेजमेंट का बाइसनेस था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करने जाओगे। अच्छा, जब आप रिव्यू कर रहे होगे ना, तो वो आप रिव्यू करते टाइम ऐसे उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे कि भाई तुमने 8% क्यों करा, तुमने 10% क्यों किया। उस टाइम पे शायद से सिचुएशन ऐसी हो कि भाई उनको 8% या 10% के हिसाब से अपना क्या बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने पड़े होंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको लेने वाले हो, वो जो भी आपने रिव्यू करा है आप उस डेटा को लोगे और उसके बेसिस पे आप काम आगे कर दोगे। ठीक है, प्रायर पीरियड के रिव्यू, आप प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं करने वाले हो, क्योंकि शायद से उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन वैसी अवेलेबल हो और उस हिसाब से उन्होंने वो बेस्ट जजमेंट लिया हो। तो हमारा पूरा ऐसे क्या बात करता है, ऐसे 540 इसी के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो बात करता है कि भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ ऐसे जिनमें रिस्क ज़्यादा है, कुछ ऐसे जिनमें रिस्क कम है। सेकंड, कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है। इसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या वो कैसे पूरा काम कर रहा होता है, कैसे उसका अकाउंटिंग का प्रोसेस रहता होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करी गई है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, और बात करी गई है कि भाई आपको प्रायर पीरियड का डेटा भी क्या करने जाना है, चेक करने जाना है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, आप एज एन स्टार्ट ऑडिटर किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे थे, और उस टाइम पे आपने क्या बोला आप मैनेजमेंट को कि भाई हमें वारंटी ऑब्लिगेशन या फिर ऑब्सोलेंस ऑफ इन्वेंट्री के लिए हमें आपसे क्या चाहिए, रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और मैनेजमेंट क्या कर देती है, मना कर देती है, और फिर आप क्या करते हो, उसके बेसिस पे क्लीन रिपोर्ट दे देते हो, या मैनेजमेंट आपको बोलती है कि भाई क्लीन रिपोर्ट दे दो। तो वो वाले केस में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सबसे मतलब ये आप फ्रेम करोगे तो कैसे आंसर फ्रेम करोगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई ऐसे 540 बात करता है कि हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, और जब रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने जाओगे तो आपको क्या है उसको जब रिटन रिप्रेजेंटेशन अपन लेने जाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम दो बेसिस पे रिटन रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो हम ये चीज़ देखने जाते हैं कि भाई अगर सब कुछ सही है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या लेते हैं, और अगर सब कुछ सही नहीं है, अगर सारे अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिए गए हैं तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट्स लिखने चाहिए, सब कुछ सही होता है तो क्या क्या लेते हैं, और नहीं होता है तो क्या क्या लेते हैं। फिर इसके बाद मैनेजमेंट मना कर रहा है, तो जो मैनेजमेंट मना कर रहा है वो गलत मना कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात रिटन रिप्रेजेंटेशन की हुई है, तो हम यहाँ पे ऐसे 580 का भी रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो हम 580 वाले के पॉइंट्स भी डालेंगे कि हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, हम मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी को रीएवैल्यूएट करेंगे, और हम जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेने जाएंगे, और हम चाहें तो हमारा ओपिनियन भी चेंज कर सकते हैं एज़ पर ऐसे 705। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, पूरा आंसर का फ्लो रहेगा।